बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गोमान। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के नए डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब, जिनके बारे में ये खबरें T20 सीरीज शुरू होने से पहले ही आ चुकी थी कि इन दोनों के दरमियान जो मामलात हैं वो बेहतर नहीं है और मोहम्मद हफीज चूंकि बाबर आजम जो हैं उनको उनका जो ओपनिंग स्लॉट है उससे डिमोट कर रहे हैं और नंबर 3 के ऊपर उनको खिलाने के पीछे जवाज ये पेश की जा रही है कि बाबर आजम का चूंकि जो स्ट्राइक रेट है वो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक नहीं है। और फिर मोहम्मद हफीज के करीब समझे जाने वाले जो सहाफी थे उन्होंने जनाब ये खबरें देना शुरू कर दी कि ये सीरीज जो है ये बाबर आजम की आखिरी सीरीज होगी। और बाद में जनाब ड्यूरिंग दिस T20 सीरीज और दूसरा मैच जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारती है तो उसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि NOC को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं वो मोहम्मद हफीज से लड़ पड़े हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जनाब ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप ईयर किसी लीग के अंदर पार्टिसिपेट ना करें और अपनी फिटनेस जो है उसको बेहतर बनाएं। और अब जनाब ये खबर सामने आई है कि बाबर आजम और मोहम्मद हफीज के दरमियान जनाब चौथे T20 मैच से पहले जो मामलात हैं वो किसी हद तक सॉर्ट आउट हो चुके हैं। ये मामला सॉर्ट आउट होने के पीछे की कहानी क्या है, किसने क्या रोल प्ले किया है और क्या पाकिस्तान चौथा T20 मैच जीत सकता है, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ चीजें जो है वो रखूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान, उनके हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि चौथे T20 मैच में उनको एक धचका जो है वो लग सकता है। प्लेइंग 11 से जनाब उनकी छुट्टी हो सकती है और क्या उनकी छुट्टी करनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर भी जनाब आज डिटेल्ड बात जो है वो करेंगे। और इसके अलावा शाहीन शाह की जो कप्तानी है उसको लेकर भी चहमगोइयां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि अगर मोहम्मद हफीज और बाबर आजम के दरमियान मामला सॉर्ट आउट होते हैं तो चूंकि मोहम्मद हफीज जो हैं वो ज़का अशरफ साहब के इंतहाई करीब हैं, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी जो है वो उनके हाथ से ली जा सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की वीडियो में मैंने बात करनी है वो है कल रात को जो मैच अफगानिस्तान और भारत के दरमियान बेंगलुरु के मुकाम पर हुआ। 2 सुपर ओवर जनाब इस मैच में हुए और इस सुपर ओवर से पहले जो ज्यादातर लोग हैं उनको सेकंड सुपर ओवर के रूल्स का नहीं आइडिया था कि जनाब अगर एक बैट्समैन बैटिंग कर चुका है फर्स्ट ओवर में तो क्या वो सेकंड ओवर के अंदर बैटिंग कर सकता है। सो मैंने कल इसके ऊपर डिटेल्ड बात की थी, लेकिन फिर जनाब एक नया नुक्ता जो है वो सामने आया है और वो ये है कि जनाब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो है वो फर्स्ट सुपर ओवर के अंदर रिटायर्ड हर्ट जनाब होकर बाहर चले गए थे। तो जब आप रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं तो वो आउट के बराबर ही काउंट किया जाता है और इसी वजह से रोहित शर्मा जो है वो दूसरी इनिंग के अंदर जब सेकंड सुपर ओवर हुआ तो उसके अंदर बैटिंग के लिए नहीं आने चाहिए थे। सो भाईजान, जो क्रिकेट की टर्म्स हैं रिटायर्ड हर्ट आउट होता आउट के बराबर ही है, लेकिन अगर आपने क्रिकेट को स्टडी किया है तो जब किसी टीम को जरूरत पड़ती है तो वो रिटायर्ड हर्ट आउट होने वाला जो खिलाड़ी है वो दोबारा बैटिंग के लिए आ जाता है। सो ये पॉइंट जनाब जिसके ऊपर इस वक्त सारी डिस्कशन की जा रही है कि रोहित शर्मा की जो सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग थी वो गैर कानूनी थी, ये पॉइंटलेस मान जाती है, क्योंकि जनाब एक खिलाड़ी जख्मी होने के बाद अगर उसकी टीम को जरूरत पड़े तो वो दोबारा बैटिंग के लिए आ जाते हैं। हमने माजी में कई ऐसे जनाब इंसिडेंट जो हैं वो देखे हुए हैं और रोहित शर्मा ने जनाब जो बैटिंग की है वो जनाब किसी किस्म की कोई फिक्सिंग नहीं हुई और किसी किस्म की कोई जनाब जो रूल्स को ब्रेक डाउन है वो भारतीय क्रिकेट टीम या भारतीय अंपायर्स ने नहीं किया था। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को लेकर बात करते हैं। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की अभी तक तीनों T20 मैचेस के अंदर जो कप्तानी है वो मेरे मुताबिक जनाब वो कप्तानी नहीं है जो शाहीन शाह अफरीदी PSL के दौरान करते रहे हैं, या फिर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो बॉलिंग चेंजेस जो कर रहे थे वो पॉइंटलेस लग रहे थे, उनकी समझ नहीं लग रही थी और जहां पर जिस बॉलर की जरूरत होती थी उसको जनाब वो ओवर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं करवा रहे थे। और फिर फर्स्ट T20 में जब आपके पास जनाब प्रॉपर पावर हिटर है आमिर जमाल की सूरत में तो शाहीन शाह अफरीदी खुद ऊपर नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ गए थे और फिर जनाब वो लाहौर कलंदर्स का एक मैच याद आ गया जिसमें कप्तान जो है वो खुद मैदान के अंदर कूद पड़े थे और
पूरी जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट है वो हैरान थी, और बाद में शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने उस मैच के अंदर चौके छक्के लगाए और उन्होंने पॉइंट जो था वो साबित किया था कि जनाब शाहीन जो है वो बैटिंग भी कर सकता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो वहां पर आपको बड़ी चीजें जनाब देखनी पड़ती हैं, और उसके बाद आपका ये पहला जनाब एज अ कैप्टन T20 सीरीज थी, तो तीनों मैचेस पाकिस्तान हार चुका है, और तीनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको ऑलमोस्ट 200 रन जो हैं वो लगे हैं। सेकंड T20 में 194 लगे थे, लेकिन उसको भी आप 200 के जो फटा है वो ही काउंट करेंगे, क्योंकि पहले मैच में 226, दूसरे में 196 या 194 थे, और तीसरे मैच के अंदर 224 रन जो हैं वो आपको लगे हैं। सो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि शाहीन से कप्तानी वापस ले लेनी चाहिए। तो भाईजान क्या आपने सिर्फ उसको ट्राई करने के लिए लैब के तौर पर कप्तानी जो थी वो दी थी? अगर आप अपने पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान क्रिकेट की जो नाकामियां हैं उनको काउंट डाउन करना शुरू करें, तो आपकी नाकामी कहां से शुरू होती है? जब आप कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच खेल रहे थे और पहले दिन जनाब बारिश की नजर होता हुआ मैच नजर आया, और पाकिस्तान ने 23 या 24 ओवर्स की जो बॉलिंग है वो की हुई थी, और भारत की 2 विकेटें गिरी हुई थी, और 140 के करीब जो रन हैं वो भारत ने जनाब स्कोर कर लिए हुए थे। सो नेक्स्ट डे पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आता है, खबर मिलती है कि हारिस रऊफ जो है वो जनाब उनकी पसलियों में दर्द है, इसलिए वो बॉलिंग नहीं करेंगे। 5 ओवर उन्होंने किए हुए थे, और पाकिस्तान पार्ट टाइमर इफ्तिखार अहमद के साथ 5 ओवर जो है वो पूरे करता है। उसके बाद जब नसीम शाह अपना लास्ट ओवर कर रहे होते हैं, तो तब पता चलता है कि नसीम शाह का जो शोल्डर है वहां पर भी प्रॉब्लम उनको आ गई है और पेन उनकी निकल आई है, और शाहीन शाह अफरीदी भी उस मैच में नसीम शाह जो है वो उस मैच में जनाब अपना 10 ओवर्स का जो कोटा है वो कंप्लीट नहीं कर पाते, हालांकि उन्होंने 9 से ज्यादा ओवर्स जो है वो फेंके हुए थे। 9 ओवर कुछ गेंदें जनाब उन्होंने जो है वो डिलीवर की हुई थी। उसके बाद जनाब पाकिस्तान भारत के हाथों 356 रन जो है वो उस मैच के अंदर खाता है, और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है वो बिल्कुल जनाब फ्लॉप नजर आती है। बाद में पाकिस्तान जनाब जो श्रीलंका है वो श्रीलंका जिसने एशिया कप में अफगानिस्तान से शिकस्त खाई थी, और वर्ल्ड कप 2023 जो है वो उसका क्वालिफायर्स खेलकर आ रहा था, हम जनाब एशिया कप में उस जनाब श्रीलंका से भी मार जो है वो खा लेते हैं। और यहां पर पॉइंट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनाब जो मैच पाकिस्तान श्रीलंका से हारा था वो 42 ओवर्स तक रिस्ट्रिक्टेड था, और बारिश की वजह से चूंकि ओवर्स कम हुए थे, और उन 42 ओवर्स में भी अगर आप काउंट डाउन करें तो 252 रन जो हैं वो पाकिस्तान ने स्कोर किए थे। सो 6 की रन रेट थी, और पाकिस्तान को यह मैच जीतना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान यह मैच जीत नहीं पाता, और जनाब उसके बाद पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाता है। देन हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाते हैं, और वर्ल्ड कप में जो 4 कामयाबियां हमें मिली हैं उनमें एक जनाब हमें नेदरलैंड से मिली, एक हमें जनाब श्रीलंका से मिली, एक हमें बांग्लादेश से मिली, और पूरे वर्ल्ड कप के दौरान एक कामयाबी जिसके ऊपर हम खुशियां मना सकते हैं वो हमें मिली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। देन पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज है वो खेलने के लिए जाता है, और यहां पर अगेन पाकिस्तान तीनों मैचेस जो है वो 3-0 से हार जाता है। तो ये जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने खेले थे इनमें शाहीन शाह अफरीदी कप्तान नहीं था। पहले बाबर आजम कप्तान थे, उसके बाद शान मसूद दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कप्तान थे, और अब शाहीन जो है वो दौरा न्यूजीलैंड के ऊपर कप्तान है। सो अभी हमें जनाब अपने जो लड़के हैं उनको बैक करने की जरूरत है। जो शाहीन ने बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको बैकिंग करनी चाहिए। सो अगर हम इनको बैक करेंगे और इनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, ये नहीं है कि हमने किसी का जो किरदार है या जातियात पर हमला करना है, हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी है। जहां पर गलत होंगे हम गलत बात करेंगे, जहां पर बाबर आजम गलती करते थे हम उसको भी हाईलाइट करते थे, जहां पर शान मसूद से गलतियां हुई हमने उसको भी हाईलाइट किया, जहां पर शाहीन शाह अफरीदी से गलतियां जनाब हुई हम वो भी हाईलाइट करते रहेंगे। लेकिन अभी हमें अपनी टीम के पीछे खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि टीम जनाब जिस तरह से गिरी हुई है इसको ऊपर उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो उतनी देर हमें सब्र करना है और हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी है, ना कि जो जातियात हैं उसके ऊपर हमला करना चाहिए। सो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले कुछ मैचेस हैं T20, अगर पाकिस्तान जनाब दोबारा से जो बाबर आजम के टेन्योर में यूनिटी थी वो पैदा कर लेता है तो पाकिस्तान जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने की सलाहियत जो है वो रखता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में
फर्स्ट राउंड में आपने जनाब जो इजी टीमें हैं उनके साथ खेलना है, देन आपने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है। सुपर 8 में जो आपके जनाब 3 मैच खेलने हैं उनमें से अगर आप 2 भी जीत जाओगे तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, और जब आप नॉकआउट में पहुंच जाते हो तो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। क्योंकि जब लास्ट टाइम 2022 में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो पाकिस्तान टर्न एंड डस्टेड लग रहा था। पाकिस्तान जनाब उस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी हारा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने जनाब सेमीफाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को नॉकआउट करके रख दिया था, और फिर फाइनल में हम पहुंचे। हाँ, अगर वो शाहीन अफरीदी इंजर्ड ना होते तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता था। सो जनाब इस तरह से हमें फिलहाल अपनी टीम को बैक करने की जरूरत है। अब आते हैं जनाब बाबर आजम और मोहम्मद हफीज। देखें, जो मेन इशू इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उठा हुआ था वो था एनओसी को लेकर, और एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए जारी नहीं था करना चाहता क्योंकि जो ज़का अशरफ साहब और उनकी टीम है वो T10 लीग पाकिस्तान में करवाना चाहते थे। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़का अशरफ साहब को T10 लीग करवाने के लिए एनओसी नहीं दिया गया, तो फिर जनाब जो एनओसी है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लीग्स के लिए जारी कर दिया गया, और बाबर आजम, रिजवान वसीम जूनियर को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए जारी कर दिया गया है, और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको जनाब जो IL T20 है उसके लिए जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब आजम खान, जिनके लिए ये सीरीज जिनके 3 मैचेस जो अभी तक उन्होंने खेले हैं वो ड्रामने ख्वाब साबित हुए हैं, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि चौथे T20 मैच में उनको प्लेइंग 11 से आउट किया जा सकता है, और उनकी जगह पाकिस्तान जनाब जो साहबजादा फरहान है उनको ट्राई करने की जो कोशिश है वो कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने साहबजादा फरहान को ट्राई करना है तो फिर आपको आजम खान की बजाय इफ्तिखार अहमद जो हैं उनको जनाब जो प्लेइंग 11 है उससे बाहर करना चाहिए। और इसके अलावा आप बाबर आजम को भी रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने 3 T20 मैचेस में 3 50s मार दी हुई हैं, 150 से प्लस उनका स्ट्राइक रेट है। सो आपको पता चल गया कि बाबर जो है वो ओपनिंग पर भी बैटिंग कर सकता है, नंबर 3 पर भी बैटिंग कर सकता है। सो अब आप एक्सपेरिमेंट करें मजीद 2 मैचेस के अंदर, अपना जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमाएं और देखें कि जनाब आप कहां तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जाते जाते आपको यह भी बता दूं कि जनाब आजम खान और फखर जमान को अभी तक जनाब जो एनओसी हैं वो जारी नहीं किए गए, और आजम ने IL T20 खेलना था, फखर जमान ने BPL खेलनी थी, और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि चूंकि PCB नई पॉलिसी बना चुका है कि 1 साल के अंदर 2 जनाब जो इंटरनेशनल लीग्स हैं वो खेलने की इजाजत पाकिस्तान के प्लेयर्स को होगी, तो आजम और फखर जमान जो हैं वो 2 T20 लीग्स खेल चुके हैं। सो इसलिए मे बी इनको जो एनओसी है वो जारी ना किया जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।